जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे। मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे वही मॉडल तो यहां अपनाया, कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरक है? उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये यहां के लाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है, लेकिन कुव्वत और जोश ईमानी नहीं। फलस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है, अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज उठा रहा? उठा रहे नहीं। आप लिंक करें दोनों चीजों को। नमस्कार दोस्तों। अब मान लीजिए पाकिस्तानियों को अगर आप कहो ना कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वो नहीं कहेंगे गरीबी है, वो नहीं कहेंगे कि मेरी जॉब नहीं लगी है, वो नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। वो सिर्फ दो चीज़ें कहेंगे कि भाई इंडिया और इजराइल उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं। बट इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है। अब जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि कई बार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में गर्म सिचुएशन मतलब हीटअप हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाती है और होनी भी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में ज़रा देखिए कि इंडिया का जो वॉर रूम है उसमें इजरायली हमेशा मौजूद रहता है, ऐसा कहना है इनके भाई साहब का। मतलब इंडिया के पास जैसा कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं। और मान लीजिए कि इजराइल अगर है भी यहाँ पर, तो वो आप ही के कारण है, क्योंकि आपने ही शुरुआत से पैलेस्टीन करके इजराइल को खुद का दुश्मन बना लिया था। वो तो हमने मना किया, अदरवाइज ये भी होता कि आपका जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना वो कब का डूब चुका होता, आपके पास कोई बम नहीं होता। लेकिन ये हमारी ही गलती है जो हमने इजराइल को हमारा एयरबेस नहीं दिया बॉम्बिंग करने के लिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मुल्क में फ़लस्तीन के बारे में तो पूरा का पूरा माहौल बनाने दिया ना मौजूदा सिस्टम ने, लेकिन कश्मीर के लिए तो ये माहौल नहीं बनाने दिया। कश्मीर के लिए ये माहौल नहीं बनाने दिया। आई रिपीट, उस वक्त ये माहौल नहीं बनाने दिया गया कि इसको बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करना। क्या वजूहत थी डॉक्टर साहब? वजूहत तो ये सिस्टम खुद बताएगा मौजूदा। बात यह है कि वहां आप नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि वो मॉडल जो वहां पर इसराइल ने अपनाया फ़लस्तीन में, उसके साथ उसको आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी ज़मीन के हकूक, और उसी को जब यहां पर अपनाया कि डेमोग्राफी चेंज होंगी और यहां पे हिंदू ज़्यादा लाके आबाद कर दिए जाएंगे और मुसलमान कम हो जाएंगे। और मुझे बताएं कि वहां पे और आप जनाब कह रहे हैं कि जियो इकोनॉमिक्स होती है, नहीं बात छोड़ देना, वो 370 को साइड पे छोड़ के 35 पे बातचीत करते हैं ना, चले वो आलू प्याज की तिजारत शुरू करते हैं ना, चुपके चुपके आपकी बातें चल रही, फिर उसके बाद हालात देख के आप पीछे हो जाते हैं। भाई मसला ये है कि आप कश्मीर के ऊपर कैसे वही मॉडल तो यहां अपनाया, कहां इसराइल और इंडिया में क्या आपस में क्या मुश्तरक है? उन्होंने कहा ये हम फलस्तीनी तंग करते हैं, ये हमें कश्मीरी तंग करते हैं। उन्होंने कहा ये यहां के लाके सारा असला लगा दो, ये कर दो, फलां कर दो। ये कोई चाइना के अगेंस्ट आया था इसराइल कश्मीर में? ये जो अलायंस बना इसराइल और इंडिया का, वो इंडिया वो इसराइल, क्या चीज कॉमन थी? फलस्तीनी और कश्मीरी। पाकिस्तान और तुर्की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे, कर भी नहीं सकते और करेंगे भी नहीं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। जब तक कि इसराइल इनके ऊपर हमला ना करे ये कभी नहीं करेंगे। दूसरा, इसराइल कभी मौका ज़ाया नहीं करेगा। जब इंडियंस आए थे पाकिस्तान में हमला करने के लिए तो हमें बताया गया था कि उनके ऑपरेशन रूम के अंदर इसराइली बैठे हुए थे जो उनको बता रहे थे कैसे अटैक करना है पाकिस्तान पे, क्योंकि इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि वो एक बड़ा अटैक पाकिस्तान पे करके पाकिस्तान को एटमी असासों से महरूम कर दे और कुछ ऐसा स्ट्राइक हो पाकिस्तान में जिसके बाद पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी या ये काबिलियत मौजूद ना हो। इसी तरह वो ईरान पे भी करते रहते। तो आप कश्मीरियों के लिए तो आपने पूरे दुनिया में माहौल, ये फ़लस्तीनियों के लिए तो बन गया, तो फ़लस्तीनियों कश्मीरियों के लिए बनाना किसका काम था? हमारा काम था। पूरी दुनिया में ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले जुलूस निकल रहे होते और वहां पे जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज़ उठाते, हमने वो नहीं किया। हमें कश्मीर के मसले को उसी तरह से उठाना है, उससे ज़्यादा, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला उठाने के लिए बहुत दुनिया है। अरब हुक्मरान वो डरे हुए हैं, यूरोप और पैसा सारे। कश्मीर के लिए कौन आवाज़ उठा रहा? उठा रहे नहीं। आप लिंक करें दोनों चीज़ों को। आपने ओआईसी के अंदर अगर फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ मंजूर करवाई तो कश्मीर को ऐड करें। आपका इशू कश्मीर है,
फलस्तीन भी है, किबला अव्वल दोनों एक साथ। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि एक जगह आप 2 नंबरी कर रहे हैं और एक जगह आप हम सीना तान के खड़े हो जाएं। ऐसे नहीं है, वहां पर वो बड़ा जेल है। बी ऑनेस्ट, आप जज्बे के साथ खड़े हो, मत धोखा दें अपने आप को भी और दुनिया को भी। कश्मीर का इशू साथ नहीं करें आप फलस्तीन के, फिर पाकिस्तान की कोई पोजीशनिंग बनेगी दुनिया में। इस वक्त तो सारी दुनिया, इस वक्त तो अमेरिका के अंदर भी मुजाहरे आप भी चल पड़े साथ साथ, वो बरतानिया में भी हो रहे हैं, आप भी साथ साथ चल रहे हो। भाई कश्मीर के लिए कौन उठेगा? कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बात का इंकशाफ किया। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को 2012 से अब तक फ़लस्तीनी इलाकों में दाखिले से रोके रखा है इसराइल ने, हमें वहाँ जाने नहीं देते। हमारे पास जो वाइड सोर्स था, ये जो मीडिया का पूरा एक टावर तबाह किया है इसराइल ने, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल के तमाम रास्ते बंद किए गए थे। हम पर दबाव डाला जाता था और हमें रोका जाता था कि आपने इसराइल के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और इंसानी हुकूक जो हैं वो फ़लस्तीनियों के नहीं हैं, उनके बारे में आपने बात नहीं करनी, बाकी दुनिया में जाएँ जहाँ आपने बात करनी। यानी पाकिस्तान के अंदर एक वाक़या हो जाए ना छोटा सा, अभी थोड़े दिन पहले यूरोपीय यूनियन ने एक करारदाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पास की और उस करारदाद के अंदर जो उन्होंने बताया कि उनको एक कोई गैर मुस्लिम है, उनके साथ कोई मामला हुआ पाकिस्तान में और उसके ऊपर उनको, हालांकि नाइंसाफ़ी कहीं भी और नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा उस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दुनिया भर की तंजीमें उसके ऊपर बात कर रही थी, यूरोपीय यूनियन उस पर बात कर रहा था। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल पाकिस्तान में तो वबीला खड़ा कर देती है, लेकिन कश्मीर में और फ़लस्तीन में नहीं कर सकते क्योंकि आलमी प्लेयर्स उनको ऐसा करने से रोकते हैं। उन्होंने ये कहा कि 2012 से अब तक एमनेस्टी इंटरनेशनल को रिपोर्ट करने से रोका गया है और इलाकों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तो वो ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला वहाँ पे हिसाब है, कोई इंसाफ तो है नहीं। और इंसाफ के आलमी इदारे, जितनी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, जितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगाने वाले लोग हैं, जितने लोग हमेशा इंसानी हकूक़ का नाम लेकर अमेरिका ने आज तक सारी जंगें शुरू की हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंसानी हकूक़ का नाम नहीं ले रहा। तो ये अजान हम देते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या हो रहा है, मेरी यही जिम्मेदारी है। लेकिन क्या बतौर पाकिस्तानी हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि पूरी दुनिया से छोटे एहतजाज पाकिस्तान में हुए हैं, यानी अंग्रेज़ों ने हमसे बड़े एहतजाज किए, हम तो आवाज़ ही नहीं उठा सके अभी तक। न जाने जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ की ज़ेर क़यादत मुसलमान ममालिक की फ़ौज कहाँ है, क्या कर रही है, क्या सिर्फ व्हाट्सएप पे बददुआएं कर रही है कि कुछ और भी करेगी। मुसलमानों के पास दौलत है, असला है, फ़ौज है, इस्लामी ममालिक की तादाद बहुत है, लेकिन क़ुव्वत और जोश ईमानी नहीं, जिसकी वजह से मुसलमान ममालिक बुज़दिली का शिकार है। हाँ, अगर जंग अमरीका की हो तो फिर देखें मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों और हमारी फोर्सेस की पुर्तियों, और ये वो मामला है जिसकी वजह से दिल खून के आंसू रोता है। सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज पे जिहाद फ़र्ज नहीं? क्या जिहाद उनकी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं, या उन्होंने सिर्फ अमरीका की जंगें लड़नी हैं? सब कुछ होने के बावजूद आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मजलूम मुसलमान है। कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, मुसलमानों के तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद हल करने में किसी को दिलचस्पी ही नहीं। मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों की गुस्ताखी वहाँ एक मामूल बन चुका है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान ममालिक ने इसके जवाब में अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया तो चंद एक मज़म्मती बयानात आ जाएंगे या अपने ही मुल्क में को बस चला देंगे, रिक्शा चला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। और ये मुसलमानों के बदतरीन ज़वाल का दौर है। अफसोस तो इस बात का है कि ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन कहलाने वाले अमेरिकन डेमोक्रेट्स चुप साधे। इस हौसले की वाहिद वजह बैनुल-अक़वामी बरादरी की खामोशी और ख़ास तौर पर अरब और बाकी मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक मौसर इक़दाम का फुक़दान है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद मुक़द्दस तरीन समझा जाने वाला शहर बैतुल कुद्स या यरूशलेम दुनिया भर के मुसलमान और अरबों के दिल में ख़ास मकाम रखता है, और इसीलिए मस्जिद अक़सा में होने वाले हालिया वाक़यात ने न सिर्फ सऊदी अवाम बल्कि ख़ित्ते के दूसरे लोगों की दुखती रुख को भी छेड़ दिया। और एक तरफ तो गाज़ा में बमबारी के मनाजिर जारी हैं, दूसरी तरफ मशरक़ी यरूशलेम में लोग अपने घरों से ताकत के ज़ोर पर निकाले जाने वाले हैं। इस वक्त आलमी ताकतों को दुनिया दिखाने के लिए शोर तो मचा रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमन इस वक्त किसी की भी तरजीह नहीं है और कोई भी नहीं चाहता कि अभी जंग बंदी हो। फ़लस्तीनियों में दाखिली तौर पर इत्तेहाद नहीं है और यह मामला सियोनी क़यादत के एजेंडे पर भी नहीं है, तो ऐसे में जंग बंदी और अमन मुश्किल नज़र आता है। इससे आप आम फ़लस्तीनी की बेबसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो सब जानते हैं कि बैतुल कुद्स बैक वक्त यहूदी, मसीह और मुसलमानों के नज़दीक मुक़द्दस है, पर अगर आप तारीख़ में थोड़ा पीछे जाएँ तो जूनियर बुश, उन्होंने 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान समेत मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बजाई थी, तो उन्होंने कहा था ये तहज़ीबों की जंग है,
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, जिस पर ईसाइयों के पोप ने उन्हें ऐसा कहने से मना किया। काश वो ऐसा वैसा कुछ करने से भी मना करते, जैसे अफगानिस्तान, सूडान, इराक और लिबिया में हुआ। उससे पहले सीनियर बुश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर चुके थे और तब से इनकी नज़र बैतुल मुकद्दस पर थी, जहां आज एक और डेमोक्रेट जो बाइडन के होते हुए खून की होली खेली जा रही है। बैतुल मुकद्दस पर कब्जे की ख्वाहिश ने यहूदी और मसीहों को एक कर दिया, और मुसलमान कब एक होंगे, ये एक सवालिया निशान तमाम मुसलमानों को मुंह चढ़ा रहा है। लेकिन मुस्लिम उम्मा 50 से ज़्यादा मुसलमानों के मुमालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। किसी में हिम्मत। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके, वैसे लफ्जी जहां तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है, लेकिन जहां प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहां पे हम नजरें चुरा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगेन यहाँ पर फिर से वही इजराइल और इंडिया वाली सिचुएशन शुरू हो गई कि भाई जब इजराइल को कमज़ोर हमने समझा था, लेकिन 6 कंट्रीज़ ने यहाँ पर अटैक कर दिया, और 6 सारे के सारे कंट्रीज़ यहाँ पर कुछ न कुछ अपनी लैंड खो चुके हैं और इजराइल ने उस पर कब्ज़ा कर रखा है। ऊपर से अगर आप आज की सिचुएशन देखो ना, तो जो अरब कंट्रीज़ है ना, उसके आसपास जो भी सिचुएशन है उसमें पूरा का पूरा जो दबदबा है ना, वो इजराइल का बना हुआ है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो इंडिया की बात भी इसी टाइप की होती रहती है कि भाई इंडिया कश्मीर इंडिया। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अल जजीरा की बात हो रही है। अल जजीरा आप सबको पता होगा कि भाई कतर का स्टेट अफिलिएटेड न्यूज़ है, न्यूज़ मीडिया पोर्टल है, और वो उसी टाइप की न्यूज़ चलाता है जो उसको सही लगती मतलब उसके प्रोपेगेंडा को सेट होती है। हमेशा वो इंडिया के खिलाफ बोलता है, मतलब पॉइंट जो भी हो, एंगल एक ही एंगल से देखा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हमला हुआ है एक इमारत पर जिसमें अल जजीरा का दफ्तर भी था, एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी था, और बैनुल अक़वामी इदारों के काउंटडाउन दिया गया कि आप फटाफट यहाँ से निकल जाएं, और फिर उस इमारत को तबाह कर दिया गया। ये क्या डराने की कोशिश है, मजीद पैगाम देने की कोशिश है कि हमारे खिलाफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये होगा? यहाँ पर बैठकर आप सहाफत नहीं कर सकते। IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन, अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वो मुझे नहीं लगता और कोई करता है। कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था। अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखें कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है। दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है। फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं, सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो। और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है लगातार। अब कश्मीर में भी मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है। अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया कि जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। इजराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है। उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री, और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं। का इस्तेमाल ही असल चीज़ है, असल हकीकत है, और उसके लिए ना हमें मीडिया रोक सकता है, ना ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन रोक सकती हैं, ना UN रोक सकता है। वहाँ पर इस बिल्डिंग को जब निशाना बनाया गया तो उसके अंदर
1 घंटा पहले वहाँ के लोगों को, उन बिल्डिंग के अंदर रहने वाले मुकीम लोगों को ये कह दिया गया, वहाँ पे मुख्तलिफ दफातर भी थे, अल जज़ीरा का दफ्तर भी था और भी लोगों के दफ्तर थे, 1 घंटा पहले उनको वार्निंग दी गई कि जी 1 घंटे के बाद ये बिल्डिंग जो है वो तबाह कर दी जाएगी, आप इसको जल्द अज जल्द खाली कर लें। और वहाँ पे वो लोग जो हैं वो 10-10 साल से 11-11 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे और सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने वो पकड़कर उस बिल्डिंग को खाली कर लिया। लेकिन अपनी फिर आंखों के सामने अपने उस जगह को जहाँ पे वो पिछले 10-11 साल से काम कर रहे थे, वो सहाफ़ी जिनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना है, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने उस दफ्तर को तबाह होते देखा। अच्छा, एक और बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल का अमला मौजूद नहीं था, बस सिर्फ उनका दफ्तर नहीं था, बल्कि एसोसिएटेड प्रेस जो एक न्यूज़ एजेंसी है उसका दफ्तर भी इसके अंदर मौजूद था। अब एसोसिएटेड प्रेस जो है वो एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस एक मामले पे रिपोर्ट नहीं करती, वो पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़ एजेंसीज जो हैं उनके नुमाइंदे मौजूद होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और उन्हीं के ज़रिए जो है ये सारी ख़बरें मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाती हैं। तो उसका जो दफ्तर था वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था और उसे भी निशाना बनाया गया और पूरी बिल्डिंग जो है वो मुनद्दम हो गई। उस बिल्डिंग को 3 मिसाइल मारे गए और पूरी दुनिया के सामने वो मनाजिर जो हैं वो नजर आए हैं। अमेरिका की जानिब से जो है वो हर मुमकिन कोशिश की गई है, चाहे वो माली तरीके से हो या वो अपने बयानात के ज़रिए हो, उसने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो इजराइल का साथ ही दे और अब भी इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ तक कि वाइट हाउस की ब्रीफिंग के अंदर भी जो है वो बार बार सहाफ़ियों की जानिब से सवालात किए गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन थे उनसे भी पूछा गया कि जी आप इसकी कंडेमनेशन तो करें, इसकी ये जो कुछ भी हुआ है इसकी मजम्मत तो करें, कम से कम इजराइल के बारे में बोलें तो सही। लेकिन उन्होंने भी जो है एक दफ़ा भी अपनी ज़बान नहीं खोली। अब इस सिलसिले को, इस जो कशीदगी जारी है इसको रोकने के लिए इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है वो भी इजराइल में लैंड कर चुका है और उनकी जानिब से कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो ठंडे हो जाएं। इस सारे मामले में मिस्र भी जो है सुनने में आया है कि वो अपना किरदार अदा कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों और इजराइल फोर्सेस के दरमियान ये जो कशीदगी चल रही है इसको किसी तरह कम किया जाए। इस वक्त इजराइल की जानिब से जो डिफेंस सिस्टम एक तैनात किया गया है उसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। अमेरिका इससे पहले ही इन झड़पों के शुरू होने से बहुत पहले ही वो इजराइल के साथ पार्टनरशिप के अंदर, और हम जानते हैं कि इजराइल को वो किस तरह सपोर्ट करता है, उनके पार्टनरशिप के अंदर पहले ही अपने शहरों के लिए इस किस्म का सिस्टम बना चुका है और सुनने में आया है कि उसे वो इंस्टॉल भी कर चुका है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जुलाई 2010 में ही $205 मिलियन का एक मुआहदा जो है वो इस कंपनी के साथ हो गया था और वो भी उनको ये सिस्टम बना के दे रही है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि S-400 एक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया के साथ मिलके वो ख़रीद रहे हैं, बल्कि कुछ का कहना है कि ऑलरेडी ख़रीद चुके हैं, ताकि भारत के जो मुख्तलिफ शहर हैं उनके ऊपर भी ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाए। इजराइल जो है वो इतने एडवांस सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा है कि अपने लोगों को बचाया जा सके और उनको कम से कम जानी नुकसान हो। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों की बात आती है, हम तादाद में ज़्यादा हैं, हमारे ममालिक ज़्यादा हैं, हम एक ज़्यादा बड़ी ताकत हैं, अगर, लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अगर हम मिलें तो हमारे यहाँ पे आपस में इतनी तफरीक है, इतने आपस में इख्तलाफात हैं कि हम मिल के एक इतने से दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। कितना ही अच्छा होता कि ये तमाम मुस्लिम ममालिक जो मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे दौलत की रेल पेल है, जहाँ पे अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो तेल की इतनी बड़ी एक रिसोर्स आपको दिया गया है जिसके ज़रिए कितना पैसा कमाया गया है मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से। अगर ये मिल के सिर्फ एक सिस्टम वो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए बना देते तो वहाँ पे भी उनकी आबादियों के ऊपर भी इस किस्म के हमले ना होते। लेकिन हो क्या रहा है कि उनकी आबादियों के ऊपर जो होने वाले हमले हैं उसको रोकने वाला कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना वहाँ पे कोई और ताकत कोई बाहर से आके उनकी मदद करती है। हिजबुल्लाह वहाँ पे ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे किसी मुल्क ने, किसी इस्लामी मुल्क में जाके वैसे लफ्ज़ी जहाँ तक बात आती है वो तो पूरी तरह सपोर्ट मिलती है। हमारे लीडर जो हैं वो बयानात भी देते हैं कि जी हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाके वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जहाँ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके खड़े होने की बारी आती है वहाँ पे हम नज़रें चुरा लेते हैं। अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? भारत तो इस तरह से दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत ही बैठ जाए। कश्मीर का, मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तो मामला
तय हो चुका है। 70 बरस से भारत का वहाँ कंट्रोल है। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया, भारत को कभी वहाँ से पाकिस्तान डिस्प्लेस नहीं कर सका। अब तो सिर्फ पाकिस्तान को इस हकीकत को तस्लीम करना है। हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि भाई देखिए, मेन लीडर्स के बीच में बात नहीं होती ना, तो नीचे लेवल पर बात होती है और वो कभी बाहर नहीं आती। ठीक है, जिसको ट्रैक 2 ट्रैक 3 जो भी आप कहो वो बातें होती रहती है। जब नीचे के लेवल पर सेट होता है कि भाई अब हम बात कर सकते हैं, उसी के बाद प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो है वो एक दूसरे से मीटिंग करते हैं और उससे पहले एजेंडा पूरा का पूरा सेट होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मिले तब सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बात हो रही है कि भाई इंडिया के साथ हमारी ट्रैक 2 की बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी डिस्कस हो रहा है कि क्या ट्रैक 2 जो बात हो रही है उसमें 370 और 35A की बात हो रही है, 370 और 35A की बात हो रही है, चले नहीं हो रही है। कश्मीर के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही। अब कश्मीर के बारे में आप कर करके करो भी क्या, क्योंकि अब वो कश्मीरी आपको जूता मारेंगे अगर आपने कोई किसी भी बात का डिस्कशन यहाँ पर किया तो। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत टफ है पाकिस्तान के लिए और आने वाले दिनों में और टफ होती ही जा रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से, कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दी। हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं और एक जो LOC पर DGMOs की जो सीज फायर के हवाले से जो बात हुई है उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है किसके फायदे के लिए? हमारी बदकिस्मती ये हो गई है पाकिस्तान की कि भारत ने हमें ऐसा इस सारे मामले में घेरा है कि अब टॉक्स भी अगर करनी हो तो पाकिस्तान को कंसेशन के तौर पे दी जाती है। अगर ये सारे इकदाम अप फ्रंट करने के लिए तैयार है फिर तो मैं इस प्रोसेस के हक में हूँ। ये होना चाहिए, बैक चैनल में ही रहना चाहिए। लेकिन अगर बात वहीं पे आके रुकनी है कि मुज़ाकरात होंगे, 8 सेगमेंट्स होंगे, कल्चर डिस्कस होगा, इकोनॉमी डिस्कस होगी और फिर कुछ थोड़े बहुत CBMs आ जाएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई तवक्को न रखें आप भारत से। कश्मीर का तनाज़ा वैसे ही रहेगा, वहाँ वैसे ही रियासती दहशतगर्दी जारी रहेगी। एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया, हमारे सोर्सेज, एक काउंटर क्वेश्चन है कि हमारे सोर्सेज ये दावा करते हैं कि भारत ने ये हिंट किया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है उससे पीछे हट सकते हैं और जो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है जम्मू और कश्मीर को, उसे दोबारा एक रियासत का स्टेटस मिल सकता है। क्या ये कंसेशंस हो सकती हैं जिसके नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो सकती है जिसकी बात की जा रही है एनेबलिंग एनवायरनमेंट की? बहुत ही सादा है तू और ज़माना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा न लगे। देखिए, जहाँ तक यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर का स्टेट का स्टेटस बहाल करने की बात है, वो तो भारत खुद कह रहा है कि हम करेंगे। जब 5 अगस्त का अगर आप डिसीजन पढ़ें और तकारीर आप सुने राजनाथ सिंह से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक, वो तो ये प्रॉमिस तो उन्होंने खुद भी किया है कि हम वक्त आएगा जब इलेक्शंस होंगे तो हम ये स्टेटस बहाल कर देंगे। तो वो क्या आपको दे रहे हैं? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दफा मुज़ाकरात का सिलसिला बहाल हो गया तो जो इक़दामात वो ले रहा है कश्मीर में उसको लेजिटिमेसी मिल जाएगी और वो चाहता है कि आप भी यही करें, आप भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में यही करें, आप भी गिलगित बल्तिस्तान में यही करें। तो वो सब काम आपसे चाहता है कि इस तरह ही हो। मुज़ाकरात चूंकि जब शुरू होंगे तो एक नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है और जब नॉर्मलसी का एलिमेंट बीच में आ जाता है तो फिर आप समझते हैं कि फिर वही स्टेटस को सबको तस्लीम होता चला जाता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जो कदम भी आप उठाएं, मैं समझता हूं कि जो हमारे लोग हैं रियासत के मफाद में ही कदम उठा रहे होंगे, लेकिन एहतियात के साथ, कोई जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज, एहतियात के साथ और अप फ्रंट भारत से कुछ आप लीजिए। तब मैं कहूंगा कि वाकई भारत सिंसियर है इस दफा कश्मीर के तनाज़े को हल करने के लिए।
मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी, जो हैंडल कर सकता था, वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं, जो उनको इंडिया को हर सर के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। अच्छा, मेरे साथ रहें जनरल एजाज ऐवान साहब। मैंने एक टुकड़ा भी सुनाया एहसन इकबाल साहब का, बहुत ही चुपचाप अपॉइंटेड उनका क्वेश्चन है, और बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से के जहन में, खास करके PMLN जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उनके जहनों में ये सवाल है कि नवाज शरीफ भी तो नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाह रहे थे, वो भी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात हासिल करना चाह रहे थे, उसी के लिए वो सीक्रेट पार्लेस कर रहे थे, कभी जिंदाल से मिल रहे थे, कभी किसी और से मिल रहे थे। तो उस प्रोसेस में अगर वो ख़राब था, उस पर उनको तनकीद हुई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मीडिया की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो अब जब इस्लामाबाद डायलॉग में कहा जा रहा है कि वी हैव टू बेरी द पास्ट और हमें कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, तो उस प्रोसेस में जो नवाज शरीफ कर रहे थे और ये प्रोसेस जो भी हमारे सामने है, इसमें क्या बुनियादी फर्क है? थैंक यू मोहित। देखिए, ट्रैक 2 हो या एक इनफॉर्मल चैनल हो या बैक चैनल हो, सेमी फॉर्मल या फॉर्मल बैक चैनल हो, ये हर हाल में जारी रहते हैं, इवन हालत जंग में भी जारी रहते हैं। और जब कारगिल में जंग हो रही थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजें डायरेक्टली एंगेज थीं और दोनों तरफ लाशें गिर रही थीं, उस वक्त भी बरजीश मिश्रा, राकेश मिश्रा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान ये चैनल चल रहा था। हम देखें कि हमाद अजहर साहब ने जो ट्रेड की बात की, वो तो ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर मोईद यूसुफ की उस वक्त की थिंकिंग थी, उससे पाकिस्तान 180 डिग्री आगे आ गया है, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और बगैर किसी सब्सटेंटिव चीज़ के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कंसेशन, एक बहुत बड़ी चीज़ को दरमियान में फेंकने की कोशिश की। आपको क्या समझ आ रही? जो मोईद यूसुफ साहब ने कहा उस वक्त, उसके तनाजुर में जो कुछ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में हुआ फैसला और उसके बाद काबीना ने उसको जो है वो उस फैसले के उसको साइड पर कर बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कहा कि हम जो है वो जब तक कश्मीर के मामले पर पेशरफ नहीं होती हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन बयानात में तजाद है। सवाल ये कि तजाद क्यों आया, यानी अक्टूबर पिछले साल और अप्रैल या मार्च 2021 के दरमियान क्या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की पोजीशन में कुछ चेंज आया? मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आ रही है कि वो हमारे एंड पे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। देखिए, कोई भी पाकिस्तानी, हम सब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। हमारे ऊपर भारत का हमला आया तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे वो उठा के ईरान में भेज दिए, ईरान में रख दिए। ये डेप्थ, पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। भारत पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मकरू मंसूबा बना रहा है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करने के दर पे है। हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए कि इंडिया ने हमला कर दिया, क्योंकि पिछले अगर आप 2, 3, 4, 5 सालों से देखो या फिर मोदी की रिजिम देखो तो ऐसा बिल्कुल लगता है आपको कि पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान क्या कर सकता है? और अगर आप देखो ना तो इंडिया का जिस तरीके से मैप है तो पाकिस्तान का पैरेलली मैप है, वो बड़ा मैप नहीं है, एक छोटा मतलब पतला सा है।
अगर उसकी चौड़ाई होती ना तो ठीक था कि वो अपने हथियार इंडिया की मिसाइलों की रेंज से दूर रखता। हालांकि अब इंडिया के पास कई सारी मिसाइलें जो यूरोप तक पहुंचती है तो वो भी काम नहीं आता, लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि इन पाकिस्तान अगर चौड़ा होता तो उनकी जो न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो उनको कहीं रखने के लिए हेल्पफुल होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको अब मान लीजिए कि कभी कुछ होता है तो अगर उनको अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं चलाने, क्योंकि इंडिया ने अगर नहीं चलाए तो वो भी नहीं चलाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनको अब अपने हथियार कहीं और रखने पड़ेंगे। और देखिए इंडिया भी अब मान लीजिए कि फुल फ्लैज वॉर अगर होती भी है पाकिस्तान के साथ तो उसमें डेफिनेटली एक चीज़ होगी कि इंडिया जो है ना वो अगर आप देखो तो उनकी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ सामने सामने लड़ाई होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है कभी भी चला सकता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। साहब, हमने बहुत अरसा अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझा, हमने वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस यूज़ भी किया, हमने वहाँ लॉन्च भी किया। अब आप समझते हैं कि हमारे इदारों और हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर्स, इनकी सोच में तब्दीली आ चुकी है। अफगानिस्तान को हम आज नए अफगानिस्तान को और नए तालिबान को किस तरह डील करेंगे आपके ख्याल में? वो होता यही है कि जब कभी हमारे ऊपर भारत का हमला आया तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट जो थे वो उठा के ईरान में भेज दिए, ईरान में रख दिए। ये डेप्थ, पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से आपके जितने भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो दुश्मन की रीच में है। लिहाजा आप उसकी रीच से निकालने के लिए कोई दोस्त मुल्क पीछे हो तो आप उसमें रख देते हैं। कल अफगानिस्तान अगर उसके ऊपर हमला हुआ जब सोवियत यूनियन से, तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान थे कि तालिबान ने बड़ा अच्छा इंप्रेशन दिया है खवातीन के मामले में और चीजों के मामले में। देखना यह है कि तालिबान की हायरार्की ये फैसले कर रही है, क्या तालिबान की लो रैंक्स में सबको अंडरस्टैंडिंग यही है, क्योंकि ये प्रिमिटिव लोग थे और जो इनकी सोच थी उस जमाने की, वो सोच क्या नीचे तक बदली हुई है? अगर इनके अपने रैंक्स में इस चीज के ऊपर किसी स्टेज पे इख्तलाफात आ जाते हैं तो अफगानिस्तान में फिर हालात खराब होंगे, बड़ी मुश्किल पेश आए। राइट। लिहाजा ये वक्त आने पे हमें पता चलेगा कि जो आज तब्दीली लाई जा रही है वो वाकई परमानेंट देना, उसामा एपिसोड, 20 साल बाद अमरीकी पसपाई, तालिबान फतह, हमसे बड़ी गलतियां हुई हैं। हमने बहुत गलत फैसले किए हैं, हमने पराई जंगें लड़ी, हमने मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनकर 75,000 मासूम अपने मरवा दिए, 120 अरब से डॉलर से ज्यादा नुकसान करवा बैठे। आधी कौम धमाकों, नाकों और फाकों में नफसियाती मरीज हुई। तो हम कुर्बानियां देकर डू मोर पर नाच नाच कर अमेरिका की नजर भी मशकूक थे, और उस अमेरिका की नजर में जिसका बाइडेन कह रहा था कि नो वे, पाकिस्तानी तालिबान कोई दुनिया फतह करने में, कोई पाकिस्तान फतह करने में, कोई अफगानिस्तान फतह करने में, सफात ऑपरेशन, कबाली ऑपरेशन, और आज भी फौज हमारी सरहदों पर खड़ी है। तो अल्लाह करे ये जो बिल्कुल ठीक है, कम अज कम ये इस बॉर्डर पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात रहे और वहां का कोई आउटफॉल यहाँ ना हो। बिल्कुल हमारे पॉलिसी साज और काबल वाले बेहतर परफॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है। भारत पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमले का मकरू मंसूबा बना रहा है। भारत पाकिस्तान के एटमी हथियार तबाह करने के दर पे है। खित्ते में जागीरदारी कायम करने के लिए भारत किसी भी इंतहा तक जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर दिफाई तजज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको महफूज जगहों पर रखा हुआ है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो करना चाहते थे। ये ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाने में अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की वो कोशिश जारी रखे हुए हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि वो उनके जो ख्वाब थे कि पाकिस्तान को सबक चखाएंगे, हर चौथे दिन वो जो LOC है उस पर जारहियत का मुजाहरा तो करते हैं, मुतमईन कर सकें कि जी वो एक बहुत बड़ी ताकत है, और यूं पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए वो हर वक्त अपनी एक मंसूबाबंदी करते रहते हैं। आपसे एक सवाल करेंगी कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबरें देखिए कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस हाल पे पहुंच जाएगा और आप बैंकरप्सी में जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड किया जाएगा कि अगर मुल्क को चलाना है तो एटमी रोल बैक किया जाए। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। जिस दिन जो तकरीबन इस वक्त घेर चुके हैं मईशत के जरिए, इदारे के जरिए इस एटम बम को, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, जिस दिन
ये एटम बम को रोल बैक करेंगे और हमारे यही हुक्मरान हमसे कहेंगे कि जनाब मुल्क चलाना है, पैसा लेना है, बैंकरप्सी से निकलना है, तो एटम बम को हम रोल बैक करते हैं। उस दिन ग्रेटर इसराइल अपने आखिरी हतमी मोहर पर स्टैंप लगा देगा कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपके सामने कुरान रखा हुआ है तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है बाकायदा। कि जब से मोदी रहना, इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे योगी बाबा कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और जब से ये योगी यूपी के सीएम बने हैं, तब से खासकर यूपी में कई सारी चीज़ें चेंज हुई है। हालांकि अगर आप देखो तो वैसे पूरे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। अब बात यहाँ पर हो रही है कि यूपी के कई सारे मदरसे हैं, उसमें अब कुरान तो पढ़ाई जाती है लेकिन साथ में रामायण और गीता भी पढ़ाई जा रही है। और देख लीजिए, अब यहाँ पर अगर उल्टी सिचुएशन होती ना कि कोई गुरुकुल होता जिसमें रामायण गीता पढ़ाई जाती और साथ में कुरान पढ़ाई जाती, क्या सेक्युलरिज्म है भाई, भारत का मान गए। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाए तो नहीं होगा। अब आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मंदिर के अंदर कई सारे मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए परमिशन दी जाती है, कहते हैं कि यही तो इंडिया की खूबसूरती है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि मस्जिद के अंदर प्रार्थना की जाए, आरती की जाए, कोई हवन किया जाए, कभी कोई ऐसी सत्यनारायण की कथा की जाए? कभी आपने ऐसा नहीं सुना। तब खूबसूरती पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कश्मीर पे हुआ था, ये उससे भी बड़ी चीज है। आपको मैं बता नहीं सकता कि पूरी एक पॉलिसी बना के उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये होने जा रहा है, ये होना शुरू हो गया है। अब आप सोचे ना कि एक दीनी मदरसा, इस्लामी दीनी मदरसा जहां पर बाकायदा रामायण और गीता की तालीम दी जाए। गीता पढ़ने का क्या मकसद है भाई? वो नहीं पढ़ना चाहता, वो मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करने गया है, उसको रामायण नहीं पढ़नी है। इसी तरह जैसे किसी हिंदू को कुरान नहीं पढ़ना तो ना पढ़े भाई, उसको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहां बाकायदा फोर्स किया जा रहा है। भगवा रंग क्या होता है? भगवान का रंग, ठीक है। हिंदुस्तान में दो किस्म के मदारिस हैं नाज़रीन। एक मदरसा वो होता है जिसको हुकूमत चला रही है, मतलब हुकूमत की फंडिंग से मदरसा चल रहा होता है। एक मदरसा वो होता है जिसको मुसलमान खुद मिल बांट के अपने खर्चे जमा करके उसको चलाते हैं। अब इन्होंने किया ये, इन्होंने पहले 100 मदारिस, इस्लामी दीनी मदारिस ऐसे कि जिनके अंदर जो उनका कंट्रोल हुकूमत के पास है, जिनकी फंडिंग हुकूमत के पास है, वहां पर इन्होंने लाजमी करार दे दिया कि अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपके सामने कुरान रखा हुआ है, तो साथ में आपने गीता भी रखनी है और साथ में आपने रामायण भी रखनी है, आपने दोनों पढ़ना। मुरादाबादी साहब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का आईन की दफा 25 ये कहती है कि हर किसी को अपने मजहब की तालीम पढ़ने और प्रचार करने की आजादी है, तो आप किसी पे थोप कैसे सकते हैं? अब मैं आपको एजेंडा बताता हूं थोपा कैसे जा रहा है। और बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन। भारत के जो मरकजी वजीर तालीम है रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, संस्कृत जिसे कहते हैं। ये अब बच्चों को संस्कृत सिखाई जाएगी ताकि वो रामायण समझ सके, चाहे वो गीता समझ सके। भाई मुसलमान बच्चे ने गीता रामायण समझ के क्या करना है? वो तो पहले ही दीन हक पे है मेरे भाई। खैर जनाब, अब आप सुनिए जरा आगे क्या होगा। इनका इरादा यह है कि अभी हमने 100 मदारिस को इसमें शामिल कर लिया है। 100 मदारिस में गीता रामायण पढ़ाई जा रही है, मजीद 500 मदरसों को हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, इसमें आपको सिखाया क्या जाएगा? इसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने गाय का ख्याल कैसे रखना है। अब आप हैरान होंगे कि भाई एक मुसलमान बच्चे का क्या काम है गाय का ख्याल? हाँ, अव्वल तो वो किसी किसान का बच्चा हो, समझ में आती है। और किसान के बच्चे को मदरसे में जाके सीखने की जरूरत नहीं कि गाय का ख्याल कैसे रखना है, उसके घर में उसको ये तरबियत मिल जाएगी। अब गाय का, अच्छा गौशाला साफ कैसे करनी है? गौशाला साफ करने का मतलब यह है गाय का गोबर आपने किस तरह से ठिकाने लगाना है, उसको चूम चूम के जैसे ये काम करते हैं, उसके पेशाब के साथ क्या करना है। बच्चों, मुसलमान बच्चों को ये बाकायदा लाजमी करार दे दिया गया कि वो ये सब सीखें। वहां पे क्यों बताया जा रहा है कि जनाब कि आपको रामायण पढ़नी है, आपको गीता पढ़नी है? जबरदस्ती थोपा जा रहा है नाज़रीन। मुस्लिम रहनुमा इस पर अब सामने आए हैं, उन्होंने इस पर एतराज करना शुरू कर दिया है और यहां पर कहा जा रहा है कि हम आपको उर्दू में रामायण पढ़ाएंगे। यह बड़ी अजीब बात है। कहा जा रहा है कि दिवाली हिंदुओं का मुकद्दस त्यौहार है जिसमें देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ मुकद्दस किताबें रामायण को भी पढ़ा जाता है। लेकिन राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां रामायण के हम वाकयात और उर्दू शायरी में बयान किए जाते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं जलगार? देखिए
आपको संस्कृत समझने में टाइम लगेगा बच्चे को, फिर जाके वो रामायण पढ़ पाएगा। इन्होंने रामायण का तर्जमा किया उर्दू में और भगवत गीता का इन्होंने तर्जमा किया उर्दू में, अब वो बच्चों को पढ़ाई जा रही है कि जनाब ये पढ़ो आप। ये कैसी धौंस है यार, बाकायदा कि जब से मोदी है ना इसने तो बेड़ा गर्क करके रखा। ये पता नहीं भारतीयों को हुआ क्या, उन्होंने क्यों दूसरी दफा वोट देके इसको जिता दिया। तो जनाब अब ये बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया गया है, ये ख्वाब नहीं है उनका, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, ये बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा है कि जनाब ये आपको पढ़ना होगा। और ये होगा ये कि हाँ ये आरएसएस जो है, हाँ आरएसएस जो है ना वो इसके पीछे है। आरएसएस का किसको नहीं पता, सबको पता है। बीजेपी की जो आप यूं कह लें कि जो असल बीजेपी के पीछे हाथ है वो आरएसएस का ही। आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक्त हम ये सिविल वॉर का शिकार, उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफी आगे चले गए। और उन्होंने जो है वहां पर बिजनेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी इस वक्त इंडिया में नहीं है। बायलैटरल ट्रेड को खत्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। 74 सालों में आपने कुछ भी इजाद करके नहीं दिया, आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती, उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान ने अपना अच्छा खासा समय ना ये जो अमेरिका का पपेट बनाने में बिता दिया, बनाने में। अब हुआ ये कि जब रशिया आ गया 1978-79 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर 10 साल वो ठहरा, वो पूरे के पूरे 10 साल जो है ना वो पाकिस्तान उसका मतलब पिट्ठू बना रहा अमेरिका का, और रशिया को भगाने के लिए उसने मदद की। उसके बाद जब ये ओसामा बिन लादेन वाला सिचुएशन हो गई, मतलब जब ये ट्विन टावर गिराए गए और उसके बाद अमेरिका ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, तो पाकिस्तान को बेस बनाया। अब उसके पास फिर मौका मिल गया इजी मनी का, लेकिन ये पूरी की पूरी टेररिज्म वाली सिचुएशन में वो भूल गया कि साइड में इंडिया ग्रो कर रहा है, साइलेंटली ग्रो कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है और इंडिया बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। और जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी आया है, उन्होंने पता नहीं कौन सा ड्रग खिलाया है, बहुत तेज़ी से यहाँ पर तरक्की हो रही है इंडिया की। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि पाकिस्तान एक तरफ फंसा रहा और एक तरफ इंडिया है वो ग्रोथ पर ग्रोथ दिखाता रहा। और आज उसी का बेनिफिट मिल रहा है इंडिया को कि इतने सारे डिफरेंस आ चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान में। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आप ये देखें कि पिछले 15 से 20 सालों में जिस वक्त हम ये सिविल वॉर का शिकार थे, हमारे शाहराहों के ऊपर, हमारी मसाजिद के अंदर, हमारी हर बाजार में जो है धमाके हो रहे थे, लोग मर रहे थे, उस जमाने में हमारा जो माशी नुकसान हुआ, हम कितने पीछे रह गए। हर मुल्क यानी यूरोप से लेकर अमेरिका, हर मुल्क की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि जी पाकिस्तान ना ट्रैवल करें। मतलब आपके यहाँ का टूरिज्म तबाह बर्बाद हो गया, लोगों ने आना छोड़ दिया, शॉपिंग करने आते थे लोग वो कम हो गए, फॉरेनर से आना छोड़ दिया, आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई। आपके यहाँ के जो कराची के और पंजाब के जो बिजनेसमैन थे वो जाके मीटिंग्स करते थे बाहर के लोगों से दुबई के अंदर, और उस पूरे दौरानिये के अंदर इस पे एक स्टडी होनी चाहिए। उस पूरे 15-20 साल का जो अरसा है उसके अंदर हिंदुस्तान ने अपना डिफरेंशियल बढ़ा लिया, यानी कि उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का डिफरेंशियल था उतना ज्यादा नहीं था, माशी डिफरेंशियल, उन्होंने अपना माशी डिफरेंशियल बढ़ा लिया और काफी आगे चले गए। और उन्होंने जो है वहां पर बिजनेस अट्रैक्ट किए, सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑफिस इस वक्त इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने माशी तौर पर अपने आप को उन्होंने मजबूत किया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक डेटा जारी की, पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शह रग है। एज़ पर डेटा रिलीज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, द एक्सपोर्ट्स dipped to 0.8
$1.099 मिलियन फ्रॉम $1.035 मिलियन। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया डिप्ड 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं, हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही हैं। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। का नाम लेकर आप उनको सिखाने निकले हैं कि हमने आपको आज़ाद करवा लिया। आप ना उस वक्त आज़ाद थे, आप ना आज आज़ाद हैं। भिखारियों की तरह पैसे मांगने वाली कौम, IMF सामने हर चौथे दिन झुकने वाली कौम, वो नज़रियात की और अपने नज़रिया पाकिस्तान की हिफाजत क्या करेगी? हमारे यहाँ सबसे पहला काम है जमील फारूकी साहब, हमें ये तय कर लेना है ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि नहीं। इसी वजह से 74 सालों में आपने कुछ भी ईजाद करके नहीं दिया। आप तो किताबें लिखने से भी रह गए। आपके सारे स्टूडेंट्स बाहर के ऑथर्स की किताबें पढ़ रहे हैं। हमें शर्म भी नहीं आती यार। 74 सालों में कौमें क्या 74 सालों में भी तरक्की नहीं कर पाती? उसकी सादा मिसाल पाकिस्तान है। हमें लौट कर पीछे जाना पड़ता है कि उस वक्त दौर अच्छा था। वो जो एक पाकिस्तान था वो एक उसका हिस्सा मशरकी पाकिस्तान चला गया, उससे उसके दरिया चले गए और हमने कुछ जंगें हारी। फिर उसके बाद सियाचिन हमसे चला गया, फिर ये दहशतगर्दी का मरकज़ बना, फिर यहाँ क्लाशनकोव कल्चर आया और क्या कुछ नहीं हुआ। सर कारगिल भी हुआ, फिर उसको आपके लीडर ने उसको वापस किया। और उस कारगिल पे जो मैंने पेपर लिखा उसका उर्दू में नाम है कारगिल मार का या फंदा और अंग्रेजी में है कारगिल एडवेंचर और ट्रैप। उसके एक लफ्ज़ की तरदीद ना ISPR ने की, ना परवेज़ मुशर्रफ ने की, ना उनके सेक्रेटरी ने, किसी ने नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारी इन्विटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है। तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। और इतने डीप रिलेशंस हैं सर विद दिस गवर्नमेंट, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनेमिक्स है और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से, और उनका एक बंगालीज बाय नेचर अ वेरी नेशनलिस्ट। उससे पहले वाकयात रहे हैं और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान को इस बात का तो डेफिनेटली एक दुख, बहुत बहुत बड़े लेवल का दुख है कि 1971 के अंदर बांग्लादेश उनसे अलग हो गया। एक आप कह सकते हो कि 45-50% एक जगह पॉपुलेशन दोनों अलग हो गए, और उनके लिए एक अच्छी फेवरेबल सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि भाई बांग्लादेश के अंदर, मतलब उस समय वो ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर वो अपने ऑपरेशंस चलाता था इंडिया के खिलाफ, मतलब दोनों तरफ से वो अपने ऑपरेशंस चलाता था। अब उसके बाद 1971 हो गया,
तो अब दिक्कत यह है कि वहाँ की प्रधानमंत्री अलग हो गई, तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि कब हो सकता है कि हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, वो यहाँ पर आ सकती है, मतलब पाकिस्तान आ सकती है। तो दूसरी तरफ भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, और ना ही उन्होंने कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है कि आप आइए हमें विजिट कीजिए। मतलब ये क्या होता है कि एक रिलेशन सुधारने की बात होती है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि बांग्लादेश पर यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस अच्छा खासा काम कर रहा है, और वही चीज़ है जो सिचुएशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में ठीक नहीं होने दे रहा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हमारे वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से पिछले साल बात की और सब ने कहा कि जी द आइस हैज़ बीन ब्रोकन। उसके बाद फिर एक ख़त भी गया हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, दावतनामा भी हसीना वाजिद साहिबा को कि आप तशरीफ़ लाएं। उसके बाद हमें लगता है कुछ मोमेंटम टूट सा गया है। क्या आपको भी यही महसूस होता है, या हमारी जो है हम जरा गलत तरीके से देख रहे हैं इसको? वज़ीर आज़म ने उनसे बात की और खत तो लिखा, तो उम्मीद तो ये बंदी थी कि शायद हमारे ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल में शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर के शायद दौरे का इंतजार हो रहा है। कोई दौरा आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में हो सकता है? सर मेरा नहीं ख्याल है, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, जब तक वो इनवाइट नहीं करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को उठ के नहीं चले जाएंगे ना। हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की तो बहुत डिफरेंट यानी डायनामिक्स होती है विजिट की। अनलेस एंड अनटिल देयर इज तो उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक इनवाइट नहीं किया। नहीं सर, अभी तक कोई इनवाइट नहीं। लेकिन जो हमारी सरसरी सी चीज जैसे होती है कि जब आप खत लिखते हैं तो आप आउट ऑफ कर्टसी आप लिखते हैं कि आप विजिट करने, मगर सर वो कोई इनविटेशन नहीं है ऐसा। तो जो हमारी इनविटेशन है हसीना वाजिद, कब तक आपके ख्याल में वो पाकिस्तान आ सकती हैं, या वो भी मुमकिन नहीं लगता आपको? सर मुझे नियर फ्यूचर में तो मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है सर, सियासत मुल्कों के दरमियान भी और शायद अपने विद इन द कंट्रीज आल्सो, इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल थिंग। समटाइम्स थिंग्स हैपन आउट ऑफ द ब्लू, और अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है तो फिर हो सकता है वो भी विजिट करें, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट कर लें। लेकिन सर फिलहाल मुझे नियर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। So what stops her from coming to Pakistan? Sir, there are extraneous factors in our relationship with Bangladesh. For instance, and you know that India plays a very critical role, sir. और especially this government, Modi की जो government है BJP, और Bangladesh being cocooned, it's all three sides, it is kind of surrounded by India, which is a huge neighbor, a giant neighbor. And of course, Bangladesh की अपनी limitations हैं कि वो चारों तरफ से चूंकि भारत से घिरा हुआ है, सिर्फ it opens up in the south into the Bay of Bengal, the rest is surrounded by और इतने deep relations हैं सर with this government, शेख हसीना के और मोदी की गवर्नमेंट के, तो वो एक उनकी अपनी एक डायनेमिक्स है, और वो इस एक छोटे मुल्क के लिए मेरे ख्याल से निकलना उस चीज से, और उनका एक बंगालीज बाय नेचर वेरी नेशनलिस्ट। आप इस रीजन में आपने इंडिया में सर्व किया है, आपको भी अंदाजा होगा कि बंगालीज आर वेरी नेशनलिस्ट इन देयर अप्रोच। वो कहते हैं कि हमने सिंस यू गाइस वर ब्रीथिंग डाउन आवर नेक्स्ट तो हमने तो आपको इस वजह से आपसे अलहदगियत ये चीज रफी एक लिंगरिंग इशू है बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान फॉर्मली अपोलोजाइज करे जो भी 1971 या उससे पहले वाकयात रहे हैं, और जब तक वो अपॉलॉजी रेंडर नहीं करेगा पाकिस्तान, उस वक्त तक शायद ताल्लुकात में वो यकीनी जो एक तयक्कुन के साथ आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ये काम कर लेना चाहिए? उससे कोई जो है कुछ पेंडोरास बॉक्स तो नहीं खुल जाएगा कहीं? Sir, it is the most sensitive issue between our two countries, apology issue. और इसमें especially this government, Awami League, because it carries the political baggage of 1971. तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट जो यानी स्टिकिंग पॉइंट है वो अपॉलॉजी का है। सर मेरा अपना ख्याल ये था कि बल्कि इसको हमें यानी कंसिडर करना चाहिए, वी शुड नॉट रूल इट आउट कंप्लीटली। बांग्लादेश के साथ उन सबको इस पे बहुत सीरियस थिंकिंग की जरूरत है, और क्योंकि सर ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक अपॉलॉजी नहीं होगी तब तक हमारे ताल्लुकात ये गो नो एरिया क्यों है रफी? इसके क्या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? सर ये हमारे यहाँ बहुत ही सेंसिटिव इशू समझा जाता है अपॉलॉजी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इफ वी अपॉलोजाइज for the heck of it, I mean hypothetically speaking, if we apologize, so it would be like we'll be opening a Pandora's box. एक के बाद एक चीजें निकलना शुरू हो।
अच्छा, ये बताइए कि अब जो है ऑब्वियसली पॉलिटिकल हाईएस्ट जो लेवल विजिट्स हैं वो तो शायद मुमकिन नहीं है, जिस तरह आपने कहा, ना शेख हसीना मुस्तकबिल करीब में उनका आने का कोई इम्कान है, और ना हमारे वज़ीर आज़म को फ़िलहाल कोई फॉर्मल इनवाइट मिला है ढाका की तरफ से। तो इस सूरत हाल में इक़्तिसादी या तिजारती जो हमारे ताल्लुकात हैं वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान के? देखिए, वो भी चूंकि जब आपके सियासी ताल्लुकात सही नहीं होते हैं तो वो सफर आपके तमाम यानी तिजारती और ताल्लुकात भी सफर करते हैं। आप ये देखिए ना कि वीजा मिलना है आपको, शायद अमेरिका और लंदन का वीजा मिल जाए, मगर इसका वीजा नहीं मिलता बांग्लादेश का, बहुत ही मुश्किल से। जिस तरह बांग्लादेश ने और इंडिया ने अपनी हर चीज को डीपोलिटिसाइज किया टू हैव इकोनॉमी, टू गिव इकोनॉमी अ मोर इम्पोर्टेंट प्लेस। बांग्लादेश की बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर, और इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो करते रहते हैं बहुत ज्यादा। इवन कि अनियन जो है वो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जाता है, और बहुत सारी चीजें वी कैन टॉक ऑन दैट, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लार्जर प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। हमें इन चीजों को जरा समझना है कि हम डीपोलिटिसाइज कैसे कर सकते हैं। चाइना अगर आगे आता है तो हमारे लिए चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है अगर चाइना अपना रोल प्ले करे। अब चाइना कैसे रोल प्ले कर सकता है? जितनी चाइना की ज्यादा लिवरेज होगी बांग्लादेश में, उतना ज्यादा आसानी से वो रोल प्ले कर सकता है। और अगर चाइना ने वो अपना रोल ना प्ले किया तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो डायरेक्ट हमारे इंडिया के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात है वो नॉर्मल इट सो। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिए 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है कि यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था। अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क घुमा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम। इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया, और उसको पता था कि ये इनकी क़यादत इतनी कमज़ोर है, इतनी खौफजदा और घबराई हुई है कि ये किसी सूरत में जंग नहीं करेगी, मैं जो चाहूँ कर लूँ। उसने टेस्ट कर लिया। जब चीन और अमेरिका की बात है तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है, और जब रूस और अमेरिका की बात है तो उसमें वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि चीन और रूस करीब है होते जा रहे हैं और मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा। ये जो मामला चल रहा था यूक्रेन का, ये पाकिस्तान से के लेवल से बहुत ऊपर का मामला है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है ना उसमें कोई डेंट डाल सकती है, ना उसमें उसको कोई बढ़ावा दे सकती है। आपको ये थोड़ा सा ले और दे के मामले में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ लीन करे, तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जैद हामिद फिर से मौजूद है। जैद हामिद मतलब लाल टोपी को फिर से डर लग रहा है कि भाई इंडिया ने कभी भी चाइना के पास भले ही न्यूक्लियर हो या फिर पाकिस्तान के पास भले ही न्यूक्लियर हो, इंडिया ने कभी भी परवाह नहीं की, और इंडिया जब चाहे तब वो चीज़ें करता है। तो हम क्यों डरते हैं, मतलब पाकिस्तान क्यों डरता है? अब देखिए, 2 उरी वाली सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, उसके बाद बालाकोट हो गया। ये दोनों सिचुएशन दिखाती है कि भले ही आपके पास ये न्यूक्लियर हथियार हो, लेकिन अगर हम आपको जो चाहे वो करने देंगे तो फिर ये सिचुएशन हमारे लिए बेटर नहीं, हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। आपके पास न्यूक्लियर है, उस डर से मगर आपको कुछ भी पनिशमेंट ना दे तो आप तो जो चाहे वो करते रहेंगे। और मनमोहन सिंह के समय में ऐसा होता रहा है। कितने सारे बम धमाके पता नहीं, हर महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बम धमाका इंडिया में हो ही जाता था, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वो राजस्थान में कहीं पर हो। लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि यही जो एटीट्यूड है ना वो काम आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है, और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। हर एक को आइडिया आ रहा है, इंडिया को आइडिया आ रहा है कि यार वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग इसी पैटर्न पे लड़ी जाएगी जो यूक्रेन में हो रहा है।
मुझे ये ना कहिए कि इंडिया जो है वो रूस नहीं है और हम यूक्रेन नहीं है। वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, यूक्रेन एटमी ताकत नहीं है। कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूँ ये कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हम। इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया और उसको पता था कि ये इनकी क़यादत इतनी कमज़ोर है, इतनी खौफजदा और घबराई हुई है कि ये किसी सूरत में जंग नहीं करेगी, मैं जो चाहूँ कर लूँ। उसने टेस्ट कर लिया आपको और कश्मीर हड़प करके ले गया। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, वॉर इज़ ऑलवेज द ऑप्शन, कि जी हम नेगोशिएशंस करेंगे, वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। जलील तो होंगे फिर आप। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है। अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में ये सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया। क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। ये रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया, रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी। वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं करता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिए 1971 में हमें चोट लग चुकी है। दुश्मन को कैजुअल मत लें कि बनिए में हिम्मत नहीं है, वो कर नहीं सकता, उसमें आएगा ही नहीं कभी। वो आधा मुल्क तोड़ के ले जा चुका है आपका। या एक बात याद रखिएगा जो बड़ा क्लियर मैसेज यहां पे नजर आ रहा है, जब एक मर्तबा एक बड़ा मुल्क जिस तरह यूक्रेन और रूस का यही तकरीबन साइज का फर्क, मतलब पावर और ताकत का फर्क है जो पाकिस्तान और इंडिया का। जब एक बहुत बड़ा मुल्क, रूस जैसा मुल्क, पूरी कुव्वत के साथ हमला करता है किसी ऐसे मुल्क के ऊपर, यानी 7-8 अरब डॉलर डिफेंस बजट था यूक्रेन का, इतना ही पाकिस्तान का है। जितना 70-71 अरब डॉलर इंडिया का डिफेंस बजट है, इतना ही तकरीबन रूस का भी है। जब इतना बड़ा मुल्क हमला करता है छोटे मुल्क पे, तो मुमकिन नहीं है उस कमज़ोर मुल्क के लिए कि सरहदों पर दुश्मन को रोक सके। फिर आप क्या करेंगे? और उसके बाद इंडिया की लाखों फौज अगर दाखिल हो जाती है 4-5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ, पेनिट्रेट करती है, सिंध में पेनिट्रेट करती है, लाहौर पे आती है, सियालकोट पे, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर, इन तमाम रीजन्स में वो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अगर दाखिल होते हैं तो आप सरहद पे उनको नहीं रोक सकेंगे। और अगर वो दाखिल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाहौर पेनिट्रेट करते हैं, वो तो सीधा DHA में पहुंचेंगे जाकर, बिकॉज DHA फेज 6 फेज 7 जो इस वक्त बिल्कुल BRB कैनाल के ऊपर बना हुआ है, बर्की में बना हुआ। और अगर दुश्मन, जिस बात हमने डिफाइन पहले की थी कि अगर ये हमारी सरहदें ब्रीच करके हमारे अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, आप न्यूक्लियर वेपन कहां इस्तेमाल करेंगे? ये दुरुस्त बात है, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम यूक्रेन नहीं हैं। हमारी आर्मी बैटल ट्रेंड है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने दुश्मन से इतने नज़दीक हैं, हमारे शहर बाउंड्री से, बॉर्डर से इतने नज़दीक हैं कि दुश्मन ने हमारी इस कमज़ोरी को देखा है। और उस सारी जंगी हिकमत अमली जो उसने बनाई है, वो यही देखकर बनाई है कि हम न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते हुए पाकिस्तान के शहरों में कैसे दाखिल होंगे। और फिर सबसे बढ़कर यूक्रेन के अंदर रूस ने पहले बागी ग्रुप तैयार किया, इंडिया ने भी यही किया है पाकिस्तान के अंदर, चाहे TTP हो, BLA हो, MQM हो, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, पंजाब के अंदर, हर जगह उन्होंने अपने दहशतगर्द बैठाए हुए हैं। 71 में एक मुक्ति बानी थी, आज 10 मुक्ति बानीज हैं। और जब इंडिया पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्या पाकिस्तान आर्मी पे आज हमले नहीं हो रहे पाकिस्तान के अंदर? क्या हम भारी कैजुअलिटीज नहीं दे रहे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर? हो रहे हैं ना। तो अगर इंडिया हमला करेगा और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पुष्ट हमले होने शुरू हो गए, तो फिर हमारी आर्मी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? फिर लोग कैसे डिफेंड करेंगे? फिर पैनिक और कंफ्यूजन का क्या हाल होगा? उस वक्त हमारी फूड सप्लाई चेन का क्या डिस्टर्बेंस होगा? हमारा फ्यूल कहां से आएगा? जब चीन और अमेरिका की बात है तो हिंदुस्तान अमेरिका के साथ है,
और जब रूस और अमेरिका की बात है तो उसमें वो नेचुरली बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि चूंकि चीन और रूस करीब है होते जा रहे हैं और मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, तो फिर ये किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट होगा। ये जो मामला चल रहा था यूक्रेन का, ये पाकिस्तान से के लेवल से बहुत ऊपर का मामला है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है ना उसमें कोई डेंट डाल सकती है ना उसमें उसको कोई बढ़ावा दे सकती है। आपको ये थोड़ा सा ले और दे के मामले में पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरफ लीन करे, तो उसकी तकलीफ ज्यादा है। भारत को कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए। यह तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में किसी मीडिया को देखेंगे तो वो ये डिस्कस कर रहे होंगे ज़्यादातर मीडिया कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड कैसे शुरू किया। भले उनको पसंद नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड कैसे शुरू किया जाए, इंडिया के साथ आगे वाली सिचुएशन कैसे बेटर की जाए, क्योंकि इंडिया के साथ अगर ट्रेड हम शुरू करते हैं तो महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, एक हमारे व्यापारियों को एक मार्केट मिलेगा वगैरह वगैरह, इस टाइप की बात है। लेकिन अगर आप जैद हामिद को जब भी सुनोगे ना तो वो कहेगा कि भाई इंडिया बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, जो हो भी सकती है, उसमें कोई मना भी नहीं कर रहा, और हो सकता है कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर वो लाहौर पहुंच सकते हैं। अब लाहौर अगर लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंच सकते हैं तो अभी तो मतलब ज़माना बहुत बदल चुका है। इसके ऊपर 50-55 साल बीत गए 1965 के बाद से, तो अब सिचुएशन बहुत विपरीत हो चुकी है, मतलब एकदम से इंडिया की फेवर में है। और हथियार हमारे पास ऐसा है ना कि 3-4 घंटे भी नहीं, 1-2 घंटे में हम लाहौर पहुंच जाएंगे। लाहौर सियालकोट मतलब जो यहाँ पर कह रहे हैं, मैं उसको समर्थन करता हूँ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टेक होल्डर्स बशमूल एस्टैब्लिशमेंट, क्या एक डायलॉग मुमकिन है? पाकिस्तान की रियासत को हर हाल में कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार करना। बालाकोट का वाकया हुआ, उन्होंने भारत ने यह परवाह नहीं की कि अगर हम पाकिस्तान पर जाकर हमला करेंगे तो हो सकता है इससे एक रिवायती जंग शुरू हो जाए। भारत को कोई परवाह ना होती भारत को कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और इंडिया के पास भी। भारत तकरीबन पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था। नतीजा उसका क्या हुआ? देखिए, सिर्फ एटमी जंगें दुनिया में मुल्कों के दरमियान नहीं होती। यह तस्वुर आपने लद्दाख में देखा कि चीन और भारत दोनों एटमी ताकत है, उसके बावजूद भारत ने परवाह नहीं की कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। भारत ने क्या किया? 2002 के बाद अगर आप देखें, जब से 9/11 के बाद अमेरिकन अफगानिस्तान में आए तो भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील कर दी। रिवायती जंग के बजाय उसने रिवायती जंग से नीचे गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दी। 2003-4 के बाद टीटीपी तैयार की उसने अफगानिस्तान में, उसने पाकिस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए। बीएलए को दोबारा तैयार किया, उसको जो जगह मिली अफगानिस्तान में, उसने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ एक बाकायदा उसी तरह की जंग शुरू कर दी जिस तरह पाकिस्तान ने उससे कबल सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में की थी। बाकायदा एक गुरिल्ला जंग पाकिस्तान के खिलाफ, या एटमी जंग शुरू हो जाए। भारत को तो यह खौफ नहीं है, वो तो करता है ये, क्योंकि इंडिया ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाई 2002 के बाद। 2002 में उनको तकरीबन 20 दिन लग गए अपनी फौज को आगे लाते हुए। ये वक्त हमें मिल गया कि हमने भी अपनी फौजें लाके खड़ी कर दी। इसका इलाज भारत ने यह निकाला, उन्होंने कहा कि अब हम अपना सारा मिलिट्री स्टोर जो है, अपना फ्यूल, एमुनिशन, अपना वेपन्स, अपना इक्विपमेंट, अपना तोपखाना, टैंक, सब सरहद के साथ रखेंगे लाके, ताकि पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने के लिए हमें ज्यादा वक्त न लगे। इसको उन्होंने नई डॉक्ट्रिन बनाई, नाम दिया इंडियन कोल्ड स्टार्ट। आपने नाम सुना होगा जनरल राहील का मशहूर जुमला, कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। वो जनरल राहील ने जिस कोल्ड स्टार्ट की तरफ रेफरेंस हवाला दिया था वो यही इंडियन डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान की सरहदों के पास आज भी तमाम भारतीय फौजें पाकिस्तान की सरहदों के इतना नजदीक हैं और उस तमाम असला और एमुनिशन उनके पास मौजूद है कि किसी भी लम्हे वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। 6 घंटे के नोटिस पे पाकिस्तान को तैयारी का मौका भी नहीं देंगे वो। कि इस वक्त इंडिया के जो इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स हैं, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, और पाकिस्तान के जो शहर हैं वो भारतीय सरहद के इतना नजदीक पहुंच चुके हैं कि प्रैक्टिकली 2-4 घंटे के अंदर ही भारतीय फौजें अगर पाकिस्तान में दाखिल हो गई तो वो लाहौर और सियालकोट में दाखिल हो सकती हैं।
और अगर भारतीय फौजें उनके इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स पाकिस्तानी शहरों में दाखिल हो गए, फिर आप गजनवी मिसाइल किधर फायर करेंगे? क्योंकि इंडिया को भी मालूम है कि आपकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन क्या है। आपने कन्वेंशनल वॉर पे रिलाय करने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे रिलाय किया हुआ है। उन पर आप भरोसा कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स को वो रोकेगा। और इंडिया इसी को, जैसे कहा कि एटमी ताकत से बचने के लिए, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए इंडिया सब कन्वेंशनल चला गया। उसने एक गैर रवायती जंग आपके खिलाफ शुरू कर दी, मशरकी पाकिस्तान में भी और टीटीपी के जरिए भी। आप एक सिपाही मरवाए बगैर आपके 12,000 सिपाही शहीद करवा दिए, अफसर जवान 1 लाख पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। तो जब आप एक डॉक्ट्रिन बनाते हैं तो दुश्मन उसको काउंटर करने के लिए काउंटर डॉक्ट्रिन भी बनाता है। अगर लाहौर में दाखिल हो गया भारत, या सियालकोट में दाखिल हो गया, या आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया, या गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गया, फिर हम क्या करेंगे? अब यहां पर जिसे कहते हैं पाकिस्तानी रियासत खामोश है। सो यही वजह है कि इस वक्त मैं अलार्म रेज कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की रियासत के तमाम इदारों से, मुसल्लह अफवाज से भी, पाकिस्तान की हुकूमत से भी, पाकिस्तान की थिंक टैंक्स से भी, मीडिया से भी, पॉलिसी मेकर्स से भी एक बात मैं कह रहा हूं कि इस पर डिबेट करें। यह एक पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी फेलियर है। हमारा एक गलती है, एक इज्तिमाई गलती है हमारी, एक कलेक्टिव फेलियर है कि हमने अभी तक अपनी कौम और अपनी रियासत को एक कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयार नहीं किया हुआ। भारत एक खौफनाक हद तक रिवायती जंग की तैयारी कर रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, राफेल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रेडार, सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया से वो कई $100 अरब की खरीदारी अगले चंद सालों में करना चाहता है। और मजीद शॉर्ट टर्म में सिर्फ इस साल के लिए 20, 30, 40 अरब डॉलर के वेपन्स और इक्विपमेंट वो खरीद रहा है। ये सिर्फ एटमी जंग के लिए नहीं खरीद रहा, वो एक कन्वेंशनल वॉर के लिए ले रहा है। वो ये इस किस्म की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियासत इनकैपेसिटेट हो जाए कि ये एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स लॉन्च करने का फैसला ही ना कर सके। रियासत को जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में उन्होंने फौज को इतना फंसा दिया कि पाक फौज मजाहमत ही नहीं कर सकी भारत की, तमाम तर मजाहमत के बावजूद स्ट्रैटेजी उन्होंने इस तरह की बनाई कि 8-9 महीने पूरी 8-9-10 हजार पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान में बिखेर दिया कि जब भारत ने बाहर से हमला किया तो वो फौज उसको रोकने के काबिल नहीं थी। यही रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यही अटैक स्ट्रैटेजी अब इंडिया बिल्ड कर रहा है कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक जाने नहीं देगा, पाकिस्तान के शहरों में इतनी तबाही मचा देगा या दाखिल हो जाएगा तो फिर आप टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और पूरा पाकिस्तान जानता है, हमें 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी के GHQ में पाकिस्तानी ऑफिसर्स यूनिफॉर्म पहन के नहीं जा सकते थे क्योंकि GHQ के गेट के ऊपर हमले हो रहे थे, दहशतगर्द छुपे हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग GHQ के गेट पर शहीद हुए थे, उनकी गाड़ी। पाकिस्तान आर्मी के कम से कम 4-5 जनरल्स ऑपरेशंस में भी और अपने घरों में भी जुमे की नमाज पढ़ने गए मस्जिद में शहीद कर दिया। परेड लेन का वाकया रावलपिंडी का। जंग यहां तक आ चुकी थी, इस तकरीबन पाकिस्तान शिकस्त खा चुका था और भारत का एक सिपाही नहीं मरा था। भारत ने जंग का नुक्ता नजर तरीका ही बदल दिया। उसने एटमी जंग या रिवायती जंग करने के बजाय गुरिल्ला जंग पर आ गया। गुरिल्ला जंग उसी तरह की जैसे मुक्तिबानी ने मशरकी पाकिस्तान में 8-9 महीने पहले बर्पा की और जब पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह फंस गई, शिकस्त खुर्दा हो गई, उसके बाद ये फौजें लेके अंदर दाखिल हो गए। भारत यही करना चाहता था। यह गुरिल्ला जंग उसने तकरीबन 20 साल से जारी रखी हुई है और अभी तक पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की कौम इस जंग का तोड़ नहीं निकाल सकी, क्योंकि हमारे पास अफगान पॉलिसी नहीं है कोई। अभी तक अफगानिस्तान के अंदर से मुसलसल TTP और BLA के दहशतगर्द आ रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत पर हमले कर रहे हैं। भारत ने तो जंग करने का अंदाज बदल दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। आपने अभी देखा निगोरो काराबाग में, आर्मीनिया में, अजरबैजान ने किस तरीके से रिवायती जंग की, लेकिन दोनों के इत्तेहादी पीछे पीछे एटमी ताकत ही थी। एक के पीछे रूस, एक के पीछे अमेरिका, उनका आपस में उनके। भारत ने 9/11 के बाद यह किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गैर रिवायती जंग शुरू कर दी। मगर उस गैर रिवायती जंग की वजह से भारत ने अपनी जहनियत और हिकमत अमली नहीं तब्दील की। वो हर वक्त रिवायती जंग की तैयारी करता रहा है और आज भी कर रहा है। कई मर्तबा ऐसे मौके आए कि जब भारत ने जहां जहां और हॉस्टिलिटीज चाइना के साथ खोल सकते हैं हम खोलेंगे, कई महाज और खोले। कौन सा, अब हम आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल है, खतरा तो मौजूद है। ठीक, ये मैं पेंटागन और उनकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। अगला उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो उसने कहा कि इंडिया को हम अगर उसको हम बनाना चाहेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहें तब भी बनाएंगे, हमायत करेंगे हर चीज उसने कहा है। जहां भी इंडिया की डिप्लोमेसी होगी वहां सब में चीखने चूखने की क्राइसिस पैदा होगी। ये वो सारे का सारा गेम कहां आके रुक रही है? लद्दाख के कोने पे आकर रुक रही है। यहां से शुरू करना काम होना ही। उस्मान साहब, ये कोना अगर जिसके कब्जे में आ गया उसने चीन को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि चीन
जो भी कर ले 68 मुल्कों के साथ राब्ता लगा गर्दन है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी इंडिया ने चाइना को ऐसी टक्कर दी है कि भाई सिचुएशन ये हो रही है कि भाई इंडिया को और वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट भी मिल रहा है, ऊपर से इंडिया ने चाइना को एक्सपोज भी कर दिया। तो अब इंडिया ये चाहता है कि जहाँ जहाँ मैं अपनी एक चीज़ ओपन कर सकूँ या फिर जहाँ जहाँ मैं चाइना को चैलेंज कर सकूँ मैं करना चाहूँगा, चाहे वो इकोनॉमिकल वॉर में हो, चाहे वो ट्रेडिंग वॉर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की वॉर हो, चाहे वो आमने सामने लड़ाई वाली बात हो, किसी भी जगह, चाहे वो यूएन में हो। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर इंडिया को एक परमानेंट सीट मिल जाती है ना, तो उसके बाद चाइना की सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया कुछ भी करने की कोशिश करता है कई बार वो अपना वीटो पावर यूज़ कर लेता है। हालांकि उसमें भी कई बार चाइना सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि इंडिया घेरता ही इसी मतलब कि उसी प्लानिंग से है कि चाइना कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप देखो तो अगर मान लीजिए कि इंडिया को यहाँ पर एक बार परमानेंट पावर मिल गई ना, तो फिर बहुत बुरे हालात होने वाले हैं चाइना के। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वेस्ट का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होता ना, तो भी इंडिया यहाँ पर अलग अलग फ्रंट खोल देता चाइना के सामने, क्योंकि अब चाइना एक्सपोज हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तूफान से पहले खामोशी है, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है। देखिए उस्मान साहब, पाकिस्तान की सिचुएशन हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि प्रिकेरियस होती जा रही है दिन ब दिन। मेरे सामने ये एक रिपोर्ट है 12 मार्च 2021 की, जो बाइडन ने क्वाड समिट के अंदर वहां बैठ के उसने तकरीर की है। सही है। क्या क्वाड समिट में जो बाइडन बैठा हुआ ऑस्ट्रेलिया में, और उसके साथ 4 लोग, दरमियान में नरेंद्र मोदी की दाढ़ी वाला वो तस्वीर है, और उसके साथ 2, और उस क्वाड मीटिंग के बाद उन्होंने उस असेसमेंट की है गुज़श्ता साल जो इंडिया और चीन की आपस में लड़ाई हुई है, उसका नतीजा क्या निकला है। पहली दफा अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है इसके अंदर रिपोर्ट कि हमने पैसे भी दिए हैं, हमने इंटेलिजेंस भी दी है, और हमने असला भी दिया है इंडिया को। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। वरना अब तक अखबारों में खबरें क्या होती थी कि ये सिर्फ इंडिया चीन की लड़ाई है, ये आपस का मसला है, ये झील का मसला है, ये वो कि जहां जहां और हॉस्टिलिटीज चाइना के साथ खोल सकते हैं हम खोलेंगे। कई महाज और खोले। कौन सा? अब हम आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल है, खतरा तो मौजूद है। ठीक, ये मैं पेंटागन और उनकी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ इस वक्त। अगला उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो उसने कहा कि इंडिया को हम अगर उसको हम बनाना चाहेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाना चाहें तब भी बनाएंगे, हमायत करेंगे, हर चीज उसने कहा है। जहां भी इंडिया की डिप्लोमेसी होगी वहां तो हमें चीखने चूखने की जरूरत नहीं है। पहली बात है कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक तो ये है आपका बॉर्डर जो है नॉर्थ का और आपका बॉर्डर जो है ईस्ट का, इट इज नॉट सेफ एट द मोमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सेफ ना होने की वजह यह है कि उस क्राइसिस में जिस मुल्क के लिए आपने 70 साल मार खाई, आप उसके खाते में रहे, वो मुल्क आपके दुश्मन के साथ खड़ा है। एक तो ये बुनियादी चीज। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि अमेरिका की ज़ेर क़यादत जो नया इत्तेहाद है वो चीन के साथ साथ और कौन कौन से दुनिया में महाज खोलने जा रहा है, और पाकिस्तान को इस हवाले से किन खतरात का और चैलेंजेस का सामना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ये सब एक तो आपने बात की कि जी चीन के खिलाफ जो है तीन मुल्क उन्होंने सेलेक्ट किए, रशिया, चीन और इंडिया के। तीनों वो मुल्क हैं कि जो पली हुई गायें हैं, जो वॉर अफोर्ड कर सकती हैं। ये वो सारे का सारा गेम कहाँ आके रुक रही है? लद्दाख के कोने पे आकर रुक रही है। यहाँ से शुरू करना काम होना ही उस्मान साहब, ये कोना अगर जिसके कब्जे में आ गया उसने चीन को तबाह बर्बाद कर दिया, क्योंकि चीन जो भी कर ले 68 मुल्कों के साथ राब्ता लगा, गर्दन है ना, गर्दन। तो अब आखिर में उन्होंने तय किया कि नहीं, 2019 के दिसंबर में पेंटागन की स्ट्रेटजी है जो हमने डिस्कस भी की है, जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आई, उसके अंदर ये क्वाड बना। ये क्वाड की आपको मैंने रिपोर्ट सुना दी। इस वक्त असेसमेंट ये है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे एक वॉर जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस वक्त हमने उसको सपोर्ट किया। दूसरी तरफ जो है कि मशरक़ वस्ता को अमेरिका ने इस वक्त छोड़ दिया इजराइल के ऊपर। वो तुम खुद निपटो, तुम अब किस काबिल हो गया, यू आर कैपेबल इनफ। वो इजराइल जा रहा है, उसने आधे अरब खरीद लिए हुए, यूएई उसने खरीद लिया है, सबको। यानी इतना हालत है खौफजदगी की सारी की
कि जर्मनी और इंग्लैंड का मैच हुआ है, पूरा हॉल पूरा तालियां बजा रहा था, सबको हो रहा था और हरम खाली है। वो भी वीडियो बड़ी सर्कुलेट कर रही, यानी जर्मनी और कमाल वीडियो। अब ये टोटल उसके ऊपर ये पेंटागन ने इतनी बड़ी रिपोर्ट ने किया, मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर जो 3-4 रिकमेंडेशंस हैं, उस रिकमेंडेशन का हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है। दर बात है, जिस वक्त ये ब्रीफिंग हो रही होगी, हो सकता है मेरी बातें बिल्कुल भी डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि अब अगर मुझे पता है तो पाकिस्तान आर्मी को भी पता है कि जिसका बॉर्डर गर्म होने जा रहा है। कैसे हो सकता है कि लद्दाख गर्म हो और गिलगित गर्म ना हो? सही। कैसे हो सकता है कि चाइना का जो सिंकियांग का प्रोविंस गर्म हो तो उसके साथ साथ हमारा जितना जो कारगिल का इलाका है ये गर्म ना हो और हमारे बाकी बॉर्डर गर्म ना हो? और कैसे हो सकता है कि हमारे इलाके के अंदर जो हमारी जिस सीपैक को हम रोज कहते हैं, जिस पे इमरान खान साहब तकरीर करते हैं, उसके इंटरेस्ट को थ्रेटन हो तो उसको खराब। पहले उसने कहा है ऑपरेशनल सपोर्ट, एज नोटेड अबव the US already provides some military assistance to the Indian at the time of crisis, especially in the form of the intelligence and planetary equipment, blah blah what. वहाँ ज़रब लगाने के चक्रों में जहाँ उससे ज़्यादा तकलीफ और दर्द हो सकती है। चाइना एक अरसे से अमेरिका इसके यूरोपीय हवारियों को आंखें दिखा रहा है और उनकी आंखों का कांटा है। इन यूरोपीय हवारियों के अलावा इसका एक बड़ा एशियाई हवारी इंडिया भी है। इसकी कोशिश हो रही है कि अगर मुस्तकबिल करीब बईद में चाइना अमेरिका या चाइना इंडिया जंग हो जाए तो चाइना को बहरे हिंद में आने से रोका जा सकता है।